होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था? ये था, पिछले लेक्चर में मैंने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन फेस बताया था आपको। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईस्टर प्रेजेंट अंडर इक्विलिब्रियम व्हेन 3 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 4। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आया? बोलते जाइए। क्या आ रहा है आंसर इसका? वीडियो लैग तो नहीं कर रहा है? आंसर तो आप लोगों का मुझे दिख नहीं रहा। जल्दी से देखिए और बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सर रूट में आ रहा है। अच्छा जी, रूट में आ रहा है तो रूट सॉल्व भी हो सकता होगा। चलिए खैर, रूट में जो भी आ रहा है बताते जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी आते जाइए, ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए बोर्ड पे। आप अपने कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए आंसर। जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैच कीजिए इसका आंसर। आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको क्या आ रहा है इसका आंसर। 0.903 मोल। क्या मैच कर रहा है? 0.903 मोल। $29.33 ऐसा नहीं होगा मेहुल, चेक कीजिए जल्दी से। आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.903। क्या किसी का आंसर ये मैच कर रहा है? When 3 mole of ethyl alcohol reacts with 1 mole of acetic acid, तो टाइम t बराबर 0 पे इथाइल अल्कोहल के 3 मोल है, एसिटिक एसिड का 1 मोल है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ ईस्टर बताना है, यानी मोल्स ऑफ ईस्टर बताने हैं। आप मोल में बता दीजिए तो आंसर आ जाएगा। 1.02 आ रहा है। राउंड ऑफ किया है क्या? राउंड ऑफ किया है क्या? अगर राउंड कर दिया है तो 0.9 को 1 लिया जा सकता है। देख लीजिए, इस तरह से कुछ आंसर आना चाहिए। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस रिएक्शन लिखते जाना है और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। रिएक्शन लिखेंगे, Kc की वैल्यू लगा देंगे, Kc की वैल्यू लगाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। C2H5OH इथाइल अल्कोहल है और इसके साथ साथ क्या है? एसिटिक एसिड है। और इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? ईस्टर, CH3COO C2H5 ईस्टर, और साथ में क्या बना रहा है? वाटर। तो यहां पर 3 मोल लिया गया, टाइम t बराबर 0 पे 3 मोल इथाइल अल्कोहल, 1 मोल एसिटिक एसिड, तब ये 0 0 था। तो ये 3 - x, ये 1 - x, और ये x और ये भी x फॉर्म हुआ है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है? 4। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर यहां पर 4 दे रखा है तो देखिए Kc बराबर हो जाएगा x² डेल्टा Ng 0 है, x² अपॉन 1 - x और 3 - x। ठीक है। और ये किसके बराबर कर देना है? 4 के बराबर। बस यहां से x निकाल लो, यहां से x निकाल लेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। वही मोल्स ऑफ ईस्टर अपने को चेक करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। चेक करके देख लीजिए, या सीधा सीधा मैं जो आंसर बता रहा हूं ये यहां पर पुट करके चेक कर लीजिए क्या ये 4 के बराबर आता है या नहीं, तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। ये सब काम आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये किया, अब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कीजिए, आपको अगर कोई आंसर लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसी को उठा के पुट कर दीजिए, चेक कर लीजिए। मेहुल का आंसर आया है 0.9। 0.9 औरों का भी आ गया है। ऐश्वर्या एक बार आप कैलकुलेशन और थोड़ा सा चेक कीजिए। 0.9 आना चाहिए, 903 आ रहा है, 0.9 भी आ जाएगा तो भी चलेगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल नहीं, ये तो सॉल्यूशन पे बता ही दिया मैंने। अब जरा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम।
तो भाई देखिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जिसमें एक से ज्यादा फेसेस हों, वही कहलाएगा हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल क्या है? अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि सॉलिड है, अगर इसको मैं डिसोसिएट करूं तो क्या होगा? ये बनाएगा CaO क्विक लाइन, ये भी सॉलिड है, और साथ में CO2 गैस मिलेगी, ठीक है ना। टाइम t बराबर 0 पर इसके अगर 1 मोल थे तो ये 0, ये 0। टाइम t इक्विलिब्रियम पर ये 1 माइनस एक्स हुआ तो ये x हुआ और ये भी x हुआ। अब देखिए अगर मुझे यहां पर Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, Kc का एक्सप्रेशन, तो वो मैं क्या लिखूंगा? एक्टिव मास ऑफ CO2, एक्टिव मास ऑफ CaO अपॉन एक्टिव मास ऑफ CaCO3। लेकिन मैंने तो आपको बताया था गैस के रिस्पेक्ट में सॉलिड का एक्टिव मास कंसंट्रेशन क्या होगा? नेग्लिजिबल लेंगे, है ना। तो उसको यूनिटी बनाने के लिए इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओनली CO2 किसके बराबर होगा? Kc के बराबर होगा। तो Kc हमारा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम Kp निकालेंगे तो बताइए सॉलिड का तो प्रेशर भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा अगर हम देखें कि प्रेशर किसके बराबर होगा, Kp किसके बराबर होगा? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यानी यहां पर बाकी दो कंपोनेंट सॉलिड है और एक ही गैस है, तो CO2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वही यहां पर टोटल प्रेशर भी होगा और वही Kp के बराबर भी होगा, क्योंकि गैस, उस गैस के रिस्पेक्ट में दूसरा कोई गैस ही नहीं है। तो जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा क्लोज्ड वेसल में, वहां पर जो प्रेशर आ रहा होगा वो CO2 की ही वजह से आ रहा होगा। तो वही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या बन जाएगा? Kp के बराबर बन जाएगा। ऐसे में हम सॉलिड नहीं लेंगे। लेकिन इस बात का अच्छे से ध्यान रहे कि आप सॉलिड के एक्टिव मास को यूनिटी कंसीडर कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड को भी आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, होता ही नहीं है ना, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बट आप मोल्स में जरूर इन चीजों को लेंगे, मोल्स में अपने को ये चीजों को जरूर लेना है। समझ में आ रहा है? मोल्स में अपने को जरूर लेना है इन सबको, तो मोल्स में ये रहेगा। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। मोल के टर्म में लिखा जा सकता है, मोल के टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, सॉलिड का प्रेशर कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हटा देंगे, यूनिटी मान लेंगे उसकी जगह पर। तो यहां पर सिर्फ गैस का प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया आपको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में? हाँ, चलिए, ये डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जितनी भी बातें और मैं हेट्रोजीनियस में बताना चाहता हूं वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगी। तो सवाल है 1 kg सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, 1 kg solid calcium carbonate is taken in a closed container of volume 80 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है? 80 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया है? 727 डिग्री सेल्सियस यानी 1000 केल्विन। सॉलिड कितना है? 1 kg कैल्शियम कार्बोनेट यानी 1000 ग्राम। इफ द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज 6 atm, ठीक है, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 atm, देन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? Kp ऑफ द रिएक्शन, पहला पार्ट Kp ऑफ द रिएक्शन बताना है, दूसरा पार्ट है वेट ऑफ CaO फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, और तीसरा पार्ट है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 एट इक्विलिब्रियम। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा।
इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर। अभी अभी मैंने आपको CaCO3 ही पढ़ाया था। पहले पार्ट का आंसर बताइए। इसके लिए तो 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, है ना। ये तो सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाएगा पहला पार्ट। देखते ही आंसर बता देंगे आप। अब अगर आपका भेजा चल रहा है तो देखते ही आप आंसर बता देंगे। 6 ATM, बिल्कुल। अरे यार ये देखो ना, CaCO3 को अगर आप ब्रेक करोगे तो जो भी Kp वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब इफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 ATM, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 ATM प्रेशर है, तो इसका मतलब ये प्रेशर किसकी वजह से होगा? कंटेनर में ये जो प्रेशर आ रहा है CO2 की वजह से होगा। यही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है और यही Kp के बराबर है। समझ आया? किसी ने 1.6 लिखा है। 1.6 क्यों लिख दिया भाई? पहले पार्ट का आंसर तो बिल्कुल क्लियर है। पहले पार्ट का आंसर बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पार्ट सॉल्व कीजिए, दूसरा और तीसरा। देखते हैं दूसरा पार्ट कौन कौन सॉल्व कर पाता है। दूसरे पार्ट में थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई। हालांकि मैंने आपको हिंट तो पीछे ही समझा दिया उसी के ऊपर, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाने चाहिए। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और घर पर इस समय तो कहीं आना जाना भी नहीं है, तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, बस सब कुछ बनने लग जाएंगे क्वेश्चन। CPP1 सॉल्व हो गई। चलिए उसका असाइनमेंट भी देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का। टाइम t बराबर 0, इसके बारे में कुछ बोला गया, कितना था? 1 kg था। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम था। अच्छा CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? 100। तो इसका मतलब टाइम t बराबर 0 पे ये 10 मोल थे। 10 मोल थे तब ये 0 0 थे। टाइम t इक्विलिब्रियम पर ये 10 माइनस x हुआ, तो ये x हुआ और ये भी x हुआ। मोल के टर्म में तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर पहले पार्ट का आंसर तो आ चुका, Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6 ATM। अब मुझे सेकेंड पार्ट में आंसर बताना है। सेकेंड पार्ट मुझसे पूछा गया वेट ऑफ CaO, W ऑफ CaO ये क्या होगा? तो W ऑफ CaO निकालना है। अगर मुझे X मिल गया तो इसका मतलब मेरा काम बन जाएगा। X मिल गया तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब X कैसे निकालेंगे? क्या Kc Kp दे रखा है सवाल में? Kp तो हमने निकाल ही लिया, 6 आता है ना। तो Kp अगर 6 आता है बट Kp के बराबर ही तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तो फिर CaO कहां से लाएंगे? ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। किसी तरह से अगर मुझे कोई X बता दे, X, तो मैं क्या करूंगा? X में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका? इसके मोलर मास का। तो इसका मोलर मास कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और ये 16, कितना हो गया? 56। तो 56x की वैल्यू ही आंसर होगी। 56x की वैल्यू ही आंसर होगी। पहले पार्ट का आंसर बता दिया मैंने। दूसरे पार्ट का आंसर, चलिए मैं सारे पार्ट ही बता देता हूं आपको। दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 336 ग्राम और तीसरे पार्ट का आंसर आएगा 60%। जो लोग सॉल्व करते जाएं वो चेक करते जाएं कि उनका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं क्या? हिमांक फिजिकल केमिस्ट्री के सारे सवाल मोल कॉन्सेप्ट से ही तो सॉल्व करते हैं, है ना। जहां कहीं पर भी मोल कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा होगा मोल कॉन्सेप्ट जरूर लगाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मोल कॉन्सेप्ट के सवालों के लिए मोल कॉन्सेप्ट का कॉपीराइट हो गया। क्या किया जाए बताइए? चलिए सुनिए मेरी बात। आप इतना तो समझते हैं कि मोल्स ऑफ CaO और मोल्स ऑफ CO2 बराबर है ना। अगर मोल्स ऑफ CaO और मोल्स ऑफ CO2 बराबर है
तो सोचिए यहां पर मैं किसी तरह से x निकालना चाहता हूं, तो मैं CO2 में ही ना निकाल लूं, CO2 में ही x की वैल्यू लगा लूंगा। वो कैसे? PV बराबर nRT लगा देता हूं। PV बराबर nRT में मुझे सवाल में प्रेशर पता है CO2 गैस के लिए कितना 6, वॉल्यूम भी पता है कितना 80 लीटर, मोल निकालने हैं R 0.0821 और टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 1000 केल्विन। तो यहां से मेरा n आ जाएगा और वो n क्या आ जाएगा 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा हमारा 82.1 है ना, 82.1 देख लीजिए। समझ आ रहा है? तो ये n आ गया, n आ गया यानी कि ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO यानी x की बराबर है ये। तो अब x आ चुका है, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, है ना। कितना बन रहा है ये 480 अपॉन 82.1। इसको सॉल्व कीजिए और W ऑफ CaO निकालने के लिए क्या कीजिए 56 का मल्टीप्लाई। चलिए सिर्फ एक जगह सॉल्व कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए 336 ग्राम आता है कि नहीं आता है, 336 आता है कि नहीं आता है। Kc निकाल के फिर CaO का मोल्स नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन Kc के फॉर्मूले में CaO नहीं आना चाहिए, Kc के फॉर्मूले में CaCO3 नहीं आना चाहिए, है ना। बाकी आप CO2 के बराबर लगा के निकालिए, Kc बराबर CO2 का एक्टिव मास, CO2 का एक्टिव मास क्या हो जाएगा x अपॉन V, ठीक है, ऐसे लगा के निकाल लीजिए। या Kc से क्यों निकाल रहे हैं, फिर Kp से ही निकाल लीजिए, फिर तो Kp से निकाल लीजिए। क्यों बेकार में Kp बराबर Kc बराबर KpRT ऐसे सब लगा देंगे ना, Kp बराबर KcRT की पावर डेल्टा Ng, तो वो सब लगाने से क्या फायदा है। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही सिंपल है, एक गैस है बाकी सब सॉलिड है, तो गैस का प्रेशर मालूम है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होगा, ये भी पता है, मोल निकाल लेते हैं PV बराबर nRT लगा के। ये कठिन लग रहा है, इसमें कोई तकलीफ हो रही है क्या? समझ गए? चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए x कितना बना, x 0.0821। अच्छा मैं 0.08 ये 21 को अगर नेग्लेक्ट भी कर लूं तो ये कैंसिल होकर 6 के आसपास बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या मैं इसको 6 के अप्रोक्सीमेटली मान लूं? क्या मैं इसको 6 के अप्रोक्सीमेटली मान लूं? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6 बोल दूं, 6 मोल, तो 56 इंटू 6 कितना बन रहा होगा? ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए, ठीक है। ये आपका आ रहा है 336 ग्राम। और देखिए इसके थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? तीसरे पार्ट में DOD पूछा है ना, 10 में कितना डिसोसिएट हुआ x, तो अल्फा बराबर x बाई 10 इंटू 100 तो आ जाएगा परसेंटेज, यानी कि 10x। अगर ये x की वैल्यू 6 है तभी तो वो 60% के अबाउट आ रहा है, अप्रॉक्स 60% अप्रॉक्स। समझ में आ रहा है? थर्ड पार्ट क्लियर? .85 आ रहा है, ठीक है, राउंड ऑफ करके उसको 6 ही बनेगा वो, क्योंकि इधर से 5.9 लिख सकते हैं और 5.9 को आप 6 भी लिख सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए बताया। 327.04 आ रहा है,
327 ग्राम, ये तो भाई गड़बड़ है। 327 ग्राम तो अच्छा खासा डिफरेंस बना रहा है। कहाँ 327 ग्राम बता रहे हैं आप, कहाँ मेरा आंसर ये 336 ग्राम आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। या तो मैंने जरूरत से ज्यादा राउंड ऑफ कर दिया, और या तो आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। एक बार चेक कीजिए ऐश्वर्या, हम दोनों में से किसकी गलती है। मुझे लगता है 6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.0821 है ना, तो 0.08 करके भी अगर बोलेंगे, 21 हटा दें, 0.08 करके भी बोलेंगे तो भी वो कैंसिल ही बनेगा। ओके, क्लियर है। मतलब ये अप्रोक्सीमेशंस के लिए है। अब लेकिन अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा 336 ग्राम है। मान लीजिए आप 335 पॉइंट समथिंग बता दीजिए, 336.0 समथिंग करके बता दीजिए, ये समझ में आता है। अब 36 का 27 हो जाएगा तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए सभी लोग। x बराबर 5.84 आ रहा है, ठीक है। 5.84 इंटू 56 कीजिए, 5.84 या 85 इंटू 56 कीजिए और देखिए क्या आता है। फिर मैं करके चेक करूं क्या? आप लोग बता रहे हैं 5.85 इंटू 56 करेंगे। अच्छा, ये तो अच्छा खासा बना रहा है, 327.6 बता रहा है। और अगर मैं यहां पर 6 इंटू 56 करता हूं तो ये 336 बना रहा है। हाँ, गड़बड़ आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये 480 डिवाइडेड बाय 82.1 अगर मैं करता हूं तो ये 5.84। आप लोग सही कह रहे हैं, मैंने ही जरूरत से ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मान लिया। हाँ, अगर यहां पर मतलब फिर इस सवाल में अगर ऐसा आंसर दिलवाना होगा तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि आर की वैल्यू को आप 0.08 ही लीजिए, 0.08 ही लीजिए। सही है, अगर मैंने 0.0821 लिखा है तो यहां पर आप इसको, आप लोग सही कह रहे हैं, यहां फिर ऐसे में बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ना लिया जाए, सीधा इसको बोला जाए कि ये x की वैल्यू 5.846 है तो मैं 5.85 बोल देता हूं, ठीक है, 5.85। और अगर मैं 5.85 इंटू 56 करता हूं तो 327 आएगा। तो इसको काट दीजिए और सही आंसर लिख लीजिए, 327 ग्राम, 327.4 ग्राम। सही कीजिए इसको, 327.4 ग्राम, ठीक है। और ऐसे में लास्ट वाला ये जो है इसका परसेंटेज कितना बन जाएगा, 10x के हिसाब से। तो अगर मैं 10x के हिसाब से देखूं तो इसका परसेंटेज बन जाएगा 58.5%। तो ये वाला भी अप्रोक्सीमेशन हटा देते हैं सीधा, और इसका आंसर हम लोग सीधा लिखते हैं 58.5%। अभी सही है क्या? अभी सही है। अब देख लीजिए, क्योंकि मास में बहुत बड़ा डिफरेंस बन रहा था, इतना तो नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है। जो एग्जैक्ट आ रहा होगा फिर वही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज मोलर मास एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें यह रिलेशन पढ़ना है। ओके, हेडिंग डाल देंगे आप मेरे साथ साथ, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज मोलर मास या मोलर मास ऑफ द मिक्सचर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन होता है। चलिए इस बात को, ये एक डेरिवेशन छोटा सा करने वाले हैं हम लोग। इस डेरिवेशन को समझने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे A रिवर्सिबल विद B, C, D एंड सो ऑन अप टू n प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसा कुछ है।
तो टाइम t बराबर 0 पर मैं इसके a मोल ले लेता हूं, तब तो ये कुछ भी नहीं होगा। टाइम t इक्विलिब्रियम पर यहां पर मैं a माइनस एक्स ले लेता हूं, तो ये x x x करके बनता जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लाना चाहता हूं, सो व्हाट इज अवर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो यहां पर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा ले रहा हूं, तो यहां से मैं देख सकता हूं a में x टूटा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन ए। तो मैं क्या करता हूं, इसी बात को दूसरे तरीके से इन द फॉर्म ऑफ अल्फा लिखता हूं, तो a माइनस ए अल्फा। इस बात को समझिए, क्योंकि इसके बाद जब अगला चैप्टर में इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाऊंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, तब आपका कहना होगा कि सर आप केमिकल इक्विलिब्रियम में तो C माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक्स एक्स ऐसे करते पढ़ाते थे, और आयनिक जैसे ही आ गया आपने C माइनस सी अल्फा, ए माइनस ए अल्फा करके पढ़ाने लग गए। तो मैं ये काम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर सकता हूं और आयनिक में भी कर सकता हूं। आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनिक इक्विलिब्रियम में बन जाएगा अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहां पर x नहीं है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं अल्फा को x के टर्म में लिखूं तो x अपॉन ए बराबर अल्फा है। तो आप यहां पर अगर अल्फा की जगह पर x अपॉन ए लिख देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, यही तो बनेगा। तो a माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा। सबको समझ में आया? ये खास करके 11th वालों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि वो पहली बार ऐसे पढ़ रहे होते हैं। तो आपका डाउट सॉल्व होना बहुत जरूरी है। a माइनस ए अल्फा करके लिखो, या a माइनस एक्स एक्स करके लिखो। x और अल्फा में क्या रिलेशन है? DOD, यानी कि अल्फा बराबर x अपॉन a, यानी x बराबर a अल्फा होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम चेक करूं तो कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये a माइनस ए अल्फा, और फिर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है तो n a अल्फा बनेगा। तो ये बन जाएगा मेरा a कॉमन हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। टोटल मोल्स मिल गए, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम मिल गए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है? लेट मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, लेट मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट A, लेट मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट A, कुछ भी मान लीजिए, m मान ले। मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट A क्या है? m है, मोलैरिटी नहीं है। अब की बार ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो टोटल मोल मेरे पास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट A है कितना? टोटल मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट A कितना है? कैपिटल M। अब इसका मतलब 1 मोल ऑफ A का मास कितना होगा? m ग्राम होगा ना। तो A मोल ऑफ कैपिटल A मोल ऑफ कैपिटल A, मैंने क्या लिया था? A मोल लिया था। तो A मोल ऑफ कैपिटल A का मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा A इंटू M। बोलिए, अब आप लगाइए वही मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। अब सोचिए, जब आप इक्विलिब्रियम में A भी होगा, B C D सब होंगे, तो ऐसे में जो मोलर मास आएगा, यहां पर जो टोटल मोल आया ये आया, इसी तरीके से टोटल मास जो आया वो AM है, और वो टोटल मास फिक्स रहेगा। क्यों?
टाइम t बराबर 0 पे a मोल का मास टोटल कितना था am, और उसी am से ही डिसोसिएट होगा। तो अगर इन सब के मास को मैं ऐड कर दूंगा तो वो am के बराबर ही आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्शन तो क्लोज कंटेनर में हो रही है, मास का तो लॉस होगा नहीं। तो कुल मिला के ऐसे में एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। एवरेज मोलर मास बराबर क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल मोल। टोटल मास अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। मिक्सचर है, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर है, इसको आप एम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, एम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो वो टोटल मास अपॉन टोटल मोल होगा, ठीक है ना। अब टोटल मास आपका कितना है? am, और टोटल मोल आपका कितना है? 1 प्लस, सॉरी a भी आएगा ना यहां पर, a इंटू, a कॉमन लिया था, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और यहां पर a। तो ये a कैंसिल हो गया, ये क्या है? m मिक्सचर, m मिक्सचर, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, या फिर आप इसको m ऑब्जर्व भी कह सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर आप इसको एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर भी कह सकते हैं, जो कि हमारा m अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा हो गया। तो देखिए ये जो आपका m ऑब्जर्व्ड है, जो कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर है, ये आपका m रिएक्टेंट, जिसको आपने मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट a का m लिया था, m रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा के बराबर हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको? m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू m रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आगे बढ़ा जाए, आगे नोट कीजिए। ये तो समझ में आ गया कि m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू m रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। अब यहां पर आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में एक और फॉर्मूला बताया था, वो क्या? ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। याद आ रहा है? तो जहां जहां पर मॉलिक्यूलर वेट लिखा है वहां पर आप ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो m ऑब्जर्व्ड की जगह पर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। और मैं वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को यहां पर स्मॉल d या फिर स्मॉल d, ठीक है, या फिर इसको d0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, d0 या स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक इसी तरीके से m रिएक्टेंट को मैं ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो इसको मैं कैपिटल D या फिर थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, क्योंकि ये तो सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा रिएक्टेंट कौन है, और अगर रिएक्टेंट नोन है तो उसका मोलर मास भी आपको पता चल जाएगा। जैसे HI का डिसोसिएशन हो रहा है, तो m रिएक्टेंट तो मेरे को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है। आयोडीन का 127 होता, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 128 मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? तो मैं m ऑब्जर्व्ड की जगह देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2d इज इक्वल टू m रिएक्टेंट की जगह क्या लिख रहा हूं, 2 कैपिटल D अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला आ गया।
या फिर दूसरा d की जगह पर मैं क्या लिखूं, d नॉट इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये दूसरा फॉर्मेट भी है लिखने का। बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पर n क्या है, n क्या है इस बात को ध्यान से समझिए। मैंने कहा था कि n नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल गए आपको, 1 है ना। तो इसके देखिए यहां पर इसके एक मोल से n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे। तो n का मतलब है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। इस बात को भी आप लिख लीजिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय, अभी आपको आसान लग रहा है, अभी सवाल दूंगा तो आप n में ही फंसोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय 1 मोल रिएक्टेंट, ये n होता है। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखा d इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो अल्फा क्या बनेगा, वो अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा बराबर क्या बन जाएगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया हमारा d माइनस d अपॉन n माइनस 1 इंटू d स्मॉल d, ये बना अल्फा। इन द सेम वे अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन n माइनस 1 डी नॉट, ये बन गया अल्फा। तो ये है वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन, जहां पर हमारा कैपिटल डी वेपर डेंसिटी ऑफ द रिएक्टेंट है। ठीक है, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कैपिटल डी, इसीलिए मैंने डी टी लिखा है उसको। और यहां पर स्मॉल डी यानी कि डी नॉट ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है, यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 मोल रिएक्टेंट कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देता है, इससे हम n निकालेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से नोट कीजिए ये डेरिवेशन, और अब हम लोग इस पे सवाल लगाते हैं। ये डेरिवेशन जल्दी से नोट कीजिए आप सभी, और फिर इस पे क्वेश्चंस लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब थ्योरेटिकली और डेरिवेशन के थ्रू आपको जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। ज्यादा अच्छे से आपको तभी क्लियर होगा जब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इस पर बेस्ड मैंने सिर्फ 2 सवाल रखे हैं यहां पर, तो वो 2 सवाल अगर आप लगा लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए पहला सवाल, फॉस्फीन का डिसोसिएशन हो रहा है P4 और H2 में, और ये गैस में, सभी गैसेस में। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट, आप पूछेंगे कि सर मान लीजिए यहां पर कोई सॉलिड होता या लिक्विड होता तब क्या करते? ऐसा बेवकूफी भरा सवाल भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो जरा आप ये सोचिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर कि मैंने आपको क्या कभी वेपर डेंसिटी पढ़ाई थी? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई होगी। तो जब वेपर डेंसिटी पढ़ाई थी तो कुछ बताया था वेपर डेंसिटी किसके लिए होता है? याद आ गया ना? तो अब जैसे ऐसे गंदे गंदे विचार अगर माइंड में आ रहे हैं तुरंत भगाओ बाहर, साफ करो, है ना। चलो जल्दी से सवाल सॉल्व करते हैं। Phosphine gas get dissociate according to the reaction if observed vapor density is 13, यानी कि ऑब्जर्व यानी डी नॉट की वैल्यू दी है। कैलकुलेट डीओडी ऑफ फॉस्फीन, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अल्फा बराबर
dt माइनस डी नॉट अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। बस सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है ना भाई। डी नॉट मेरे को 13 दे रखा है, dt मैं निकाल देता हूं, ये लीजिए। आप भी तो निकाल दोगे, dt नहीं निकाल पाओगे। फॉस्फीन का मोलर मास कितना होता है? फास्फोरस का 31 और 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 34 इंटू 4 ना कर देना, मोलर मास एक ही मोल का निकलता है, 4 मोल का ना निकाल देना। 34/2 कितना बना? 17। तो लगा दीजिए अल्फा की वैल्यू 17 माइनस 13 अपॉन, अच्छा n क्या होगा जरा बताइए, n क्या होगा? एक मिनट यार, ये फॉर्मूले में यहां डी नॉट आएगा ना, बताइए क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा। n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बता रहे 3, प्रिंस ने बताया n की वैल्यू 3। और कोई बताइए? n की वैल्यू 3 बता रहे हैं, डेल्टा Ng है ना। 6 + 1 7 माइनस 3 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3 है ना प्रिंस। मैंने कहा था ना अभी नोट करवा रहा था जब, कि आप सवाल करते समय इसी में फंसोगे कि n क्या है, मतलब आपको मेरी बात सुनाई ही नहीं देती है। n की वैल्यू अमन ने सही बताया है, आंसर कितना बताया अमन ने? 7/4 n की वैल्यू। 4 मोल रिएक्टेंट ने 7 मोल प्रोडक्ट दिया, 1 मोल ये 6 मोल ये, तो 4 मोल रिएक्टेंट ने अगर 7 मोल प्रोडक्ट दिया तो 1 मोल ने कितना दिया भाई? 7/4। तो n की वैल्यू लगाएंगे 7/4, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए कितना आ रहा है अल्फा? अब ये भी मेरे से मत करवाना यार, समझ गए ना? n की वैल्यू 7/4 आएगी। चलो वो तो ठीक है, n की वैल्यू 7/4 आएगी, आगे तो बताओ आंसर क्या आएगा? DOD आ रहा है 0.166। बाकी लोग भी चेक कीजिए भाई, क्या यही आंसर आ रहा है? DOD स्मृति ने बताया है 0.166। हाँ ठीक है, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, 0.166 को 0.17 हो जाएगा। ठीक है, और भी लोग चेक कर लीजिए। 16/39, हाँ ये भी हो जाएगा, या फिर आप बोल दीजिए फ्रैक्शन में 16/39, ये भी आंसर है। ओके चलिए, समय नहीं बर्बाद करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, पहले वाले से ज्यादा अच्छा है, पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। अब की बार ज्यादा लोगों का गलत होगा, अब की बार ज्यादा लोगों का गलत होगा, इसलिए संभाल के कीजिएगा। बताइए क्या करेंगे आप? 2SO3 गया, 2SO2 और O2, बताइए n निकाल लेंगे आप? यहां से आप n निकाल लेंगे, n की वैल्यू क्या होगी बताइए? n बराबर 3 मोल प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल से, 3/2 प्रिंस क्लियर है ना? 3/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है 3/2। आगे, डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 727 डिग्री सेल्सियस टू ATM प्रेशर इज 1.7 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट DOD यानी अल्फा। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए फिर से, dt माइनस डी नॉट अपॉन n माइनस 1 इंटू डी नॉट। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब ढूंढिए dt क्या है, डी नॉट क्या है, dt क्या है और डी नॉट क्या है, ढूंढिए और बताइए। dt तो पता चल रहा है ना यार, dt की वैल्यू कितनी है बताओ? dt इज इक्वल टू m रिएक्टेंट, मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट SO3 का मोलर मास कितना होता है? 80/2, 40 आ गया। dt की वैल्यू तो आ गई 40। डी नॉट डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिया तो है। ये जो फॉर्मूला है ना,
यहां नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। अगर आप यहां डी नॉट पे सीधा सीधा ये 1.7 ले आओगे, डी नॉट बराबर अगर आप लिख रहे हो 1.7, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है और इस फॉर्मूले में ये जो डेंसिटी लिखते हैं ये रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसलिए नहीं लिख सकते। कैसे पहचाना? यूनिट से, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, लेकिन एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। समझ आ रहा है? तो फिर क्या किया जाए भाई? तो फिर यह किया जाए कि पहले डी नॉट सही वाला निकाला जाए। अब ये सही वाला डी नॉट कहां से आएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। डी बराबर पीएम अपॉन आरटी, डेंसिटी बराबर प्रेशर मोलर मास अपॉन आर इंटू टी, डी बराबर पीएम अपॉन आरटी। तो अगर मैं मिक्सचर की डेंसिटी लूंगा तो मोलर मास भी मुझे किसका मिल जाएगा? मिक्सचर का मिलेगा। ऐसे में ये 1.7, अब यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको सवाल करा रहा हूं। अब ये छोटी चीजें अगर आप भूल जाओगे तो आप क्वेश्चन फिर से अटकोगे। एक सवाल का मतलब ये नहीं है कि उस सवाल को देखा, उसका सॉल्यूशन छाप लिया, हाँ ठीक है वही आएगा तभी करेंगे। उससे रिलेटेड आपको एक अप्रोच मिली कि इस तरह के सवाल में ऐसा किया जा सकता है, तो अच्छा जिसमें हम अटक रहे थे उसमें भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके देखते हैं जिससे आंसर आ जाए। तो थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट लानी पड़ेगी, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, तभी आप लोग नए नए टाइप के सवालों को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके चलिए, तो D बराबर P, प्रेशर दिया है क्या? देखिए इसीलिए दिया है 2 atm, P M तो निकालना ही है, M ऑब्जर्व्ड ही तो है ये मोलर मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन R की वैल्यू तो लीटर एटीएम में रख रहे हैं तो 0.0821 लिख दें, ठीक है। और टेम्परेचर आर टी कितना 727 का मतलब कितना हो गया 1000 केल्विन, ठीक है। यहां से M ऑब्जर्व्ड निकालो और M ऑब्जर्व्ड जो आएगा यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है 82.1 1.7 इंटू 82.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया आपका M ऑब्जर्व्ड। यहां से आप D ऑब्जर्व्ड निकाल लेना, वो कैसे M ऑब्जर्व्ड बाई 2 करके, और ये D नॉट की वैल्यू अब लगाना, ये D नॉट की वैल्यू अब लगाना, ये ना लगा देना 1.7 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये D नॉट आ गया, अब इसको लगाओ फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला लिखो अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस डी नॉट अपॉन n माइनस 1 इंटू डी नॉट। अब लगाओ आंसर आएगा। समझ गए? कुछ भेजे में गया, कुछ समझ में बात आई? मेहुल आपका आंसर बता रहे हैं आप 0.85। किसका आंसर है बेटा 0.85? इसी सवाल का आंसर आ रहा है 0.85, 0.85 इसी का आंसर आ रहा है। चेक कर लीजिए, कोई भी डी नॉट की जगह 1.7 नहीं लगाएगा, डी नॉट कैलकुलेट करेंगे हम। यह समस्या क्यों आई समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसे डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिया गया है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी और हमें चाहिए रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? अब आप इसी से सोचिए कि अगर आपको एब्सोल्यूट दिया है तो आप रिलेटिव निकाल सकते हैं किसी गैस के लिए, रिलेटिव दिया है तो एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं किसी गैस के लिए, पीवी बराबर है आरटी लगा के। ओके, सॉल्व कर लोगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए अभी डिसोसिएशन कर रहे थे और अब एसोसिएशन करने लगेंगे, तो मैं कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, एक छोटा सा हिंट। वो क्या? एसोसिएशन कैसे हो रहा होगा? मान लीजिए Na है, N मोल्स A हैं, रिवर्सिबल विद
AN पॉलीमर की तरह बन गया ना, N मोल एथीन था और पॉलीथीन बन गया, ऐसा कुछ समझ रहे हैं आप। तो यहां पर ये N क्या है, यहां पर इस N का मतलब डाइमराइजेशन हो रहा है कि ट्राइमराइजेशन हो रहा है, फिलहाल ये N पॉलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा? आपने डिसोसिएशन में फॉर्मूला क्या लिखते थे? इन केस ऑफ डिसोसिएशन आप फॉर्मूला लिखते थे अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन एन माइनस वन इंटू डी नॉट, यही लिखते थे। यही फिर लिख दो, बस n की जगह 1 अपॉन n कर दो, n की जगह पर 1 अपॉन n कर दो। तो इन केस ऑफ अगर कोई आपसे एसोसिएशन की बात करे, अगर आपसे कोई एसोसिएशन की बात करे तो ऐसे में आप बोलोगे अल्फा इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन DOA, अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां पर आप ये जो n है, n डाइमराइजेशन अगर हो, अगर यहां पर डाइमराइजेशन हो तो n बराबर 2 ले लेना, अगर ट्राइमर बन रहा हो तो n बराबर 3 ले लेना, एंड सो ऑन। बस इतना छोटा सा काम कर दो। डिराइव करना चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही डिराइव करते जाओ जैसे मैंने किया था डिसोसिएशन में, आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। ट्राई करना घर पे, इसको पूरा डिराइव करना, ठीक है। चाहो तो 1-2 पेज छोड़ दो, 1 पेज छोड़ दो, और ये डेरिवेशन के लिए पूरा, ये तो मैंने जल्दी से बता दिया तुरंत कि क्या दोनों में चेंज आएगा, बस n की जगह पर 1 अपॉन n यहां कर देना। लिक्विड सॉल्यूशन में भी ऐसा ही होता था, याद है? अरे आप लोगों के डीओडी के तो बड़े अलग अलग आंसर आ गए भाई। 0.29 कोई बता रहा है, 0.28 को 3 भी बोल सकते हैं। ऊपर आया मेहुल ने आंसर दिया 0.85। बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? आंसर नहीं मैच हुआ क्या पिछले सवाल का? पिछले वाले सवाल का आंसर, अच्छा 3 से 4 लोग बता रहे हैं यहां पर कि 0.29 यानी 0.3 के आसपास आ रहा है। मेहुल एक बार आप अपना चेक कीजिए बेटा, आपका अप्रॉक्स बहुत बड़ा आ गया है, एक बार चेक कीजिए। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पे। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, तो क्या होता है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल? चलिए जानते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होगा ली चैटेलियर्स के बारे में, फिर भी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूं व्हाट इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। देखिए, एक रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही होगी और इक्विलिब्रियम मेंटेन है। आपने जाकर उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, वो टंकी वाला एग्जांपल बताया था ना मैंने एक दिन, है ना? आपने जाकर उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन सच अ वे दैट कि आपके थ्रू लगाया हुआ एक्सटर्नल फैक्टर जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ उसको नलिफाइड कर दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए, कुछ भी, ठीक है ना? तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है क्या? ली चैटेलियर प्रिंसिपल में हमें यही बताया गया है कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे थ्रू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, मोल्स, कोई इनर्ट गैस ऐड करके, इन सब तरीकों से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं
और अगर हम ऐसा करेंगे तो इक्विलिब्रियम हमारे अपोजिट में काम करेगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम हमारे अपोजिट में काम करेगा। कैसे? सपोर्ट में तो नहीं करेगा, क्योंकि हम ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट में ही इक्विलिब्रियम चलने लग जाएगा तो कभी इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन ही नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम को तो दोबारा मेंटेन होना है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरह से कि जिससे कि हमारे थ्रू लगाया हुआ एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए, नलिफाइड हो जाए। इसी को बोलते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। जल्दी से छाप लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, वही सब कुछ लिखा है, नोट कीजिए आप। नोट किया? समझ में आ गया? चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ए बी बी गिव्स अप सी सी डी डी, यही तो पूरे इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना। चलिए इसका आप मुझे केसी और केपी लिख के दिखा सकते हैं। ये सभी गैसियस फेस में है, सभी गैसियस फेस में है। तो इसका केसी का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखते थे? एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी। याद है? बिल्कुल, एट इक्विलिब्रियम, है ना। एट इक्विलिब्रियम ही तो लिख रहे होंगे ये सब। अच्छा, इसका केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, तो ये केसी और केपी इक्विलिब्रियम पर ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब अगर मैं यहां पर इस कंटेनर में वॉल्यूम को क्या कर दूं? कांस्टेंट। चलिए समझिए, ये रिएक्शन, अगर मैं यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, और ऐसे में मैं अगर यहां पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा हूं, है ना। कैसे डिस्टर्ब कर रहा हूं देखिएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट किया और मैं मोल्स इंक्रीज कर रहा हूं, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। अब ये तो कांस्टेंट है और ये इंक्रीज कर रहा है। अगर ये मोल बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। यानी कि हमारा एक्टिव मास इंक्रीज हो रहा है। किसका? जिसके मोल बढ़ा रहे हैं आप, उसका एक्टिव मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो एक्टिव मास क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। मोलर कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट लिया, मोल्स को बढ़ाया, मोल्स को बढ़ाया तो कंसंट्रेशन भी बढ़ा। वो कैसे? कंसंट्रेशन बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल बढ़ाया, कंसंट्रेशन भी बढ़ा। कंसंट्रेशन के बढ़ने का मतलब है कि एक्टिव मास भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इवन कई लोग तो यही बोलते हैं कि एक्टिव मास ही मोलर कंसंट्रेशन है। चलिए वही मान लीजिए, तो भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मैंने डिफरेंस बताया आपको दोनों में। तो एक्टिव मास बढ़ा यानी कंसंट्रेशन बढ़ा। अब अगर ऐसे में कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। ऐसे में अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्या होने लगेगा? डिस्टर्ब होगा। अब अगर ऐसे में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? शिफ्ट करेगा। शिफ्ट किधर करेगा? शिफ्ट करेगा इस तरीके से कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है उस तरफ का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उस तरफ बढ़ जाएगा, उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो उधर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उधर के मोल्स बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? और फिर से एक बार इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन सच अ वे दैट इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर मिनिमाइज। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे effect of external factor minimize
इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर मिनिमाइज समझ गए? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर मिनिमाइज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? जल्दी से देखिए और बताइए। जल्दी से देखिए और बताइए। तो अगर मैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दूं या फिर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट घटा दूं, मैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दूं या फिर मैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कुछ कम कर दूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर, तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बताइए किधर शिफ्ट होगा? ऐसे में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? अगर मैं रिएक्टेंट के मोल बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट, रिएक्टेंट के मोल बढ़ा रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम इधर आएगा क्या? इधर आएगा, तो इधर तो और बढ़ जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो हमारे थ्रू लगाया हुआ एक्सटर्नल फैक्टर मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर भागेगा? फॉरवर्ड। अगर मैं यहां से कुछ निकाल लूं तो भी इक्विलिब्रियम, इधर मोल कम हो जाएंगे, इधर कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा? फॉरवर्ड। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक इसी तरह से इसका उल्टा, अगर हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम कर दें, यानी कि मोल्स ऑफ या फिर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दें और वॉल्यूम अभी भी क्या रखें? कांस्टेंट। वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट रखें, अब की बार रिएक्टेंट से कुछ कम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा? बैकवर्ड। या फिर प्रोडक्ट में कुछ ऐड किया तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा? बैकवर्ड। बराबर बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर? बैकवर्ड। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम बिल्कुल मम्मा की तरह होती हैं। घर में अगर कुछ आएगा तो अगर एक भाई को मिलेगा तो दूसरे को भी मिलेगा, तो अगर एक भाई को मिलेगा तो तुरंत मम्मा उधर शिफ्ट करेंगी, दूसरे भाइयों को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे भाई बहनों को दिया जाएगा। और मान लीजिए एक भाई के पास या एक बहन के पास कुछ कम हो गया तो उधर तुरंत उधर से शिफ्ट होगा, है ना? तो ये बिल्कुल मम्मा का काम करती है इक्विलिब्रियम। जल्दी से नोट कीजिए ये सब। यहां तक कोई डाउट? अब एक एक करके अपने को फैक्टर्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहां पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। नोट किया यहां तक? सभी ने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे ना बढ़ा जाए, हाँ बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये थोड़ा लंबा भी है, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हेडिंग डाल दीजिए आप सिर्फ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ली चैटलियर प्रिंसिपल तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार जरूर फिर से, ताकि कल की क्लास जब स्टार्ट की जाए तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल दोबारा ना बताया जाए, क्या होता है, कैसे काम करता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब एक एक करके अपने को इफेक्ट देखने हैं। टेम्परेचर की वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है ना? प्रेशर की वजह से क्या फर्क पड़ता है? कंसंट्रेशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है? कंसंट्रेशन का तो अभी आपने थोड़ा बहुत फर्क देखा भी, लेकिन तब देखा जब वॉल्यूम कांस्टेंट था और मोल्स को वेरी करा रहे थे। फिर आगे चल के देखेंगे जब मोल्स कांस्टेंट होंगे और वॉल्यूम को वेरी करा के कंसंट्रेशन पे चेंज लाएंगे, है ना? फिर इनर्ट गैस पे क्या फर्क पड़ता है, कैटेलिस्ट का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर हर साल सवाल कुछ ना कुछ आते हैं।
मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। अच्छे लेवल का सवाल बना दो तो एडवांस में भी आ सकता है। कई लोग बोलते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है, उसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब में जान लेते हैं, इसी से सब सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेई मेन और नीट में हल्के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अच्छा सवाल अगर दिया जाए तो जेई एडवांस में भी देने लायक होगा और किसी से जल्दी नहीं बनेगा। 90% बच्चे गलत करके आएंगे, क्यों? क्योंकि उस तरह से सोचते ही नहीं है। अब ये कैसे सोचा जाता है ये आपको कल बताऊंगा, कल की क्लास में कैसे सोचा जाता है और अच्छे एडवांस लेवल पे जाकर कैसे सोच सकते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, कहां सही लगेगा कहां गलत लगेगा, ठीक है, और कैसे अप्लाई किया जाए जिससे कि हमारा आंसर सही आए। प्रिंसिपल तो हमेशा सही होता है, प्रिंसिपल में थोड़ी ना कोई गलती होगी। प्रिंसिपल को हम गलत तरीके से यूज करेंगे तो आंसर गलत आएगा, सही तरह से यूज करेंगे तो आंसर सही आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।